आज हम बीए पार्ट फर्स्ट आदिकाल एवं भक्तिकाल हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के अनुसार जो पहला पाठ है ढोला मारुरा धुआ, इसकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ढोला मारुरा धुआ क्या है। ढोला मारुरा धुआ राजस्थान की एक लौकिक प्रेम कथा है और इसकी रचना 11वीं शताब्दी के अंतर्गत हुई थी। इसके अंदर मूलतः दोहे हैं और उन दोहों के माध्यम से ढोला जो राजा नल का पुत्र था और मारवाड़ी उसकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान की परंपरा के अनुसार यहाँ बाल विवाह की परंपरा रही है और जो ढोला था जो एक प्रकार से राजकुमार था और वह मारवाड़ी है, वह राजकुमारी थी। राजा नल का पुत्र था ढोला, जो कछुआ वंश का था। तो जिस समय वह 3 वर्ष का था उस समय ही पुंगल के राजा पिंगल की कन्या जिस समय 1.5 वर्ष की थी, दोनों का विवाह कर दिया था। लेकिन पुंगल में अकाल पड़ने के कारण राजा पिंगल विवश होकर नल के राज्य में चले गए। तभी पिंगल की रानी ढोला के ऊपर रीझ गई और मारवाड़ी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब ढोला बड़ा हुआ तब उसका दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो गया। इस विवाह की बात जब मालवणी को पता लगी तो वह दुखी रहने लगी। उसने ढांडियों मतलब जो संदेशवाहक थे उनके साथ अपनी पीड़ा अपने पति ढोला के पास पहुंचाई। तो इस काव्य के अंदर विरहिणी मारवाड़ी का ढोला के पास जो प्रेम संदेश पहुंचाया गया है उसका इसमें वर्णन किया गया है। बाद में मारवाड़ी इस उद्देश्य में सफल भी हुई, दोनों का पुनर्मिलन हुआ और दोनों सुख से रहने लगे। ऐसी प्रेम कथा इस ढोला मारुरा धुआ के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो जैसा इसमें आया धुआ, धुआ का मतलब धुआ है। आदिकाल के अंदर धुआ को हम धुआ के रूप में जानते हैं। अब इस काव्य की जो विशेषताएं हैं तो काव्यगत विशेषता देखने के लिए हमें काव्य के 2 पक्ष, एक उसके भाव पक्ष और दूसरे उसके कला पक्ष को जानना जरूरी है। भाव पक्ष का जहाँ तक प्रश्न है, भाव पक्ष के अंदर कवि की
अनुभूति, प्रकृति चित्रण है, उसका रस योजना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। कला पक्ष में कवि की भाषा, शैली, अलंकार, छंद, इनको हम लेते हैं। तो ढोला मारोरा जो धुआ है, इस काव्य का मूल जो उद्देश्य है वो प्रेम की शाश्वत व्यंजना है। इसमें नायिका मारमणि का विवाह अबोध अवस्था के अंदर हो जाता है। जब वह युवती होती है, उसके अंदर प्रेम भाव पैदा होता है, तो वह अपना संदेश अपने पति के पास भेजती है। तो इसमें उसकी जो रागात्मक वृत्ति है वह देखने को मिलती है। उसकी जो सखियां हैं उनको भी उसके प्रेम के बारे में पता लगता है। सखियां उसको प्रोत्साहित भी करती है। तो मारमणि उनको जवाब देती है कि जैसे भूखा बच्चा माँ से अनजान होने पर भी दूध पीने लगता है, वैसे ही मेरा मन प्रिय के प्रेम से सराबोर रहता है। ढोला को भी जब धीरे धीरे वह बड़ा होता है तो उसको भी मारमणि का पता लगता है। उसका मन भी मारमणि के प्रेम में डूबा रहता है। वह कहता है, जे दिन मारू बिन गया दहीन ज्ञान गिणंत। ढोला मारा धुआं में श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण है। और संयोग का भी चित्रण है जब ढोला से मिलन होता है, और वियोग का भी चित्रण है। ऐसे एक धुआ हम देख सकते हैं, ढांडी जई साहिब मिले यूं दाख बिया जाई, जौवन कमल विकास येहूं ब्रह्मन न बैसर आई। मतलब मारमणि का जो यौवन है वो पूरी तरह विकसित है। जैसे एक फूल खिलता है और भ्रमर उसके ऊपर जाके बैठता है, वैसे ही मारमणि की भी इच्छा है कि उसके पति से उसका मिलन हो। जब ढोला की विरह पीड़ित मारमणि का पता लगता है तो वह ऊंट पर पुंगल पहुंचता है। अपने प्रियतम को पाकर अत्यंत आनंदित हो जाती है। ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। कंठ बिलग्गी मारवी करी कंचुआ धू। कहने का मतलब मारमणि को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। ढोला मारोरा दुहा एक तरह का प्रेम काव्य है। इसमें कवि ने स्थानीयता को प्रचुर समावेश किया है। लोक गाथा के जिस अंचल और प्रदेश से संबंधित होती है उसकी प्रकृति का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। इस लोक कथा में राजस्थान की मरुस्थलीय भूमि का वर्णन है, मारमणि के रूप सौंदर्य का वर्णन है, जो षड ऋतुएं हैं उसका वर्णन है, यात्रा का वर्णन है। तो इस तरह से भाव पक्ष की दृष्टि से ढोला मारोरा धुआ एक सफल काव्य। अब हम कला पक्ष की दृष्टि से देखते हैं। कला पक्ष के अंदर भाषा, छंद, अलंकार, इनके बारे में हम विचार करेंगे। तो ढोला मारू की जो भाषा है वो क्या है, मिश्रित राजस्थानी है। इसकी भाषा सर्वत्र एक जैसी नहीं है।
कहीं प्राचीनता है तो कहीं नवीनता। इसमें गुजराती, सिंधी, पंजाबी आदि के शब्द भी यत्र तत्र पाए जाते हैं। कहने का मतलब लोक कथा होने के कारण इसमें स्थानीय भाषाओं के शब्द सम्मिलित हो गए हैं। इस रचना में छंदों की विविधता नहीं। ढोला मारवा दोहा के नाम से ही इस रचना का पता लगता है कि ये दोहा छंद के अंदर लिखी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें गाहा, सोरठा और चंद्रायणा छंद का भी प्रयोग हुआ है। इसमें यति, गति, लय, तुक, मात्रा आदि का पूरा ध्यान रखा गया है। जहाँ तक अलंकारों का प्रसंग है, आदिकाल के अंदर इतनी छंद और अलंकारों की जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद कवियों ने छंद और अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया है। जहाँ तक ढोला मारवा का प्रश्न है, इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विभावना है। इन अलंकारों का भी पर्याप्त रूप से प्रयोग किया गया है। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, जंगा केलिन फल गई, स्वाति जू बरसौ आई। उसमें क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया। ढोला मारवा दोहा में लोक जीवन के प्रतीक एवं बिंब ग्रहण किए गए, जैसे चातक, स्वाति, कौवा, कुरज। ये क्या है कि लोक जीवन के प्रतीक है। लोगों की इन पक्षियों में आस्था है और प्रकृति चित्रण के द्वारा मारवाणी की विरह व्यवस्था को इसमें दिखाया गया है। मारवाणी बार बार ढोला को संबोधित करती हुई कहती है, ढाडी एक संदेशड़ा, प्रीतम कहिया जाए, साधन भई कोयला भई, राख ढंढोल सिया। कहने का मतलब यह है कि हे संदेशवाहक, मेरा ये संदेश मेरे पति ढोला के पास पहुंचा था कि उसकी जो पत्नी है मारवाणी है, वह उसके वियोग के अंदर वियोग में जल करके कोयला हो गई है। इसलिए कम से कम उसकी राख ढूंढने के लिए तो वे आ जाए। तो कहने का मतलब है, इतने दर्द भरे, इतने विरह के संदेश भेजती है ताकि उसका पति उसकी पीड़ा को समझ सके और मारवाणी को जल्दी संभाल सके, ताकि विरह व्यवस्था से मुक्ति मिल सके। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो ढोला मारवा दोहा है, ये काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही दृष्टियों से आदिकाल की एक बेजोड़ रचना है। एक तरफ इसमें जो आदिकाल की जो परंपरा है, संदेश वाहकों के माध्यम से अपनी बात कहने की परंपरा है, इसका निर्वाह हुआ है। दूसरी तरफ इसमें जो लोक जीवन है, उसमें प्रेम की व्यंजना भी देखने को मिलती है। मारवाणी अपना जो प्रेम संदेश है
वह संदेश वाहक के माध्यम से अपने पति के पास भेज दिया। धन्यवाद।